लेकिन साइंस वालों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी और एक साइड बैकलॉग कंप्लीट करते रहते हैं और दूसरे साइड तो सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होता है। जब से ईयर स्टार्ट होता है तब से कोचिंग जाना स्टार्ट कर दो। 11th में तुम चेंज मत करो। सो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्रूथ ऑफ 11th। अब तुम कहोगे ट्रूथ ऑफ 11th, हाँ ये कैसे छोटा सा टॉपिक है, बट अगर देखा जाए तो ये छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और स्ट्रेसफुल टॉपिक है उन बच्चों के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी 11th में एंटर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स 10th से 11th में आने वाले हैं उन लोगों के लिए ये सब बात बहुत बड़ी है। पहली बात तो कॉमर्स वालों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि कॉमर्स, ये सब चीज़ जो कॉमर्स में आती है वो पूरे साल मतलब कोई भी स्टैंडर्ड्स में नहीं आती और ये पूरा का पूरा नया सिलेबस होता है। लेकिन साइंस वालों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि साइंस पहले से ही आता हुआ आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि साइंस डिफिकल्ट नहीं होता, सारी स्ट्रीम्स इक्वल है मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग्स। कोचिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन तो करते हैं लेकिन फिर लास्ट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब कुछ खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोई नहीं करते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तुम 11th में एटलीस्ट फिजिक्स की कोचिंग ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्ट्रीम्स, नॉट ओनली साइंस। देखो कॉमर्स में भी कोचिंग की ज़रूरत तो पड़ती है, अकाउंट्स में और स्टेट्स में और बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जो दूसरों को शायद डिफिकल्ट लग रहे हो और तुम्हें नहीं। जब से ईयर स्टार्ट होता है तब से ही कोचिंग जाना स्टार्ट कर दो क्योंकि तुम्हें नहीं पता लेकिन आगे जाते जाते सिलेबस हार्ड होता जाएगा और फिर जब लास्ट दिन आएगा एग्ज़ाम का दिन, फाइनल एग्ज़ाम, तब तक तुम्हारी मोटिवेशन सब कुछ खत्म हो चुका होगा और तुम्हें रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। अगर तुम अच्छे मार्क्स चाहिए तो जरूर तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। अगर तुम घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हो तो देयर इज नो नीड ऑफ ज्वाइनिंग कोचिंग, इट्स फॉर द वंस जो लोग घर पे बैठे तो नहीं करते पढ़ाई और फिर कोचिंग में जाके भी नहीं करते। लेकिन ऐसी एक हमारी मेंटालिटी होती है स्पेशली पेरेंट्स की कि अगर बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा तो फिर एटलीस्ट वो कोचिंग में जाके थोड़ा तो पढ़ ले क्योंकि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एंड द इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर सो मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। और अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो फुल्ली कोचिंग पर रिलाई मत करना, सेल्फ स्टडी भी शुरू रखना क्योंकि 11th इज अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर योर 12th। अगर तुम्हारी 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर 12th में तुम्हें बहुत स्ट्रेस आएगा। देखो 11th कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लोग कहते हैं कि 11th इज वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू 10th, लेकिन अगर तुम प्रिपरेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ ये ईयर गुजारोगे तो फिर तुम्हें ये हार्ड नहीं लगेगा। हाँ लेकिन अगर तुम इनकंसिस्टेंसी रखो या फिर डिसिप्लिन में ना रहो और तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक महीने में पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा तो फिर 11th इज वेरी हार्ड क्योंकि ईयर के एंड होते होते तुम्हें खुद पर डाउट होने लग जाता है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग rather than to regret at the end। सारे लोग 11th में स्कूल चेंज करना सोचते हैं। देखो मेरी एडवाइस ये है कि 11th में तुम चेंज मत करो स्कूल। अगर तुम्हारे स्कूल के पास 10th के बाद नहीं है कोई भी क्लास तो फिर तुम शॉर्टली चेंज कर सकते हो, वो भी एक बेटर स्कूल में जाके। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल के पास ऑलरेडी 11th का स्टैंडर्ड है और साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स की स्ट्रीम है या फिर कोई भी स्ट्रीम जो तुम्हें पसंद है तो फिर तुम 11th में स्कूल मत चेंज करो क्योंकि अगर तुमने बाई चांस जो तुम्हें नहीं पसंद स्कूल में एडमिशन ले लिया तो इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी और तुम ना ही स्टडीज पे फोकस कर पाओगे और ना ही कोई और चीज में जो तुम्हें पसंद है। और अगर तुम्हें अच्छी स्कूल मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सोच रही हो तो मैं फिर से कह देती हूँ कि 11th में स्कूल चेंज मत करना। हाँ अगर तुम्हें 9th में चेंज करनी हो तो कर सकते हो लेकिन 11th में तुम मत ही करना क्योंकि 11th में सब ही, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, सब ही अलग हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन लेकिन सारे लोग तुम्हारे इन्वायरमेंट के अलग हो जाते हैं और तुम्हें फिर याद आती है और तुम उन यादों में खो जाते हो और ना ही पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो और ना ही किसी और चीज में। एक साल लगेगा नई इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए और फिर वो एक साल कहाँ चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम 12th में एंटर करोगे तब भी तुम ऑब्जर्व ही करते रहोगे। देखो अगर तुम्हें बहुत ही जरूरी है स्कूल चेंज करना तो कर देना, लेकिन सबको ऑब्जर्व करने में, सबके साथ फ्रेंडशिप बनाने में बहुत दिन, बहुत महीने गुजार मत देना। तुम्हें लगभग मैक्सिमम बस 1 महीना लगना चाहिए लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाने में और लोगों को ऑब्जर्व करने में 1 वीक। मोटिवेशन की बात करूँ तो 11th में मोटिवेशन नहीं आता क्योंकि 10th में हम लोग इतनी ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके होते हैं कि 11th में आते आते हमें ऐसा लगता है कि इतनी तो पढ़ाई कर ली और कितनी ही पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 11th इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट इज नॉट एज सेम एज 10th, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 11th में। देखो मोटिवेशन कोई चीज नहीं होती, मोटिवेशन 1 सेकंड के लिए आती है और दूसरे मिनट चली जाती है। मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, मैं ये रील देख लेता हूँ और मुझे मोटिवेशन आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेस।
कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, मोटिवेशन तुम्हें आ सकता है अगर तुम तुम्हारे मार्क्स देखो. मोटिवेशन इज नेसेसरी. आई एम नॉट सेइंग कि मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी एंड इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, बट आई एम टेलिंग यू टू नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन मोटिवेशन. तुम्हें एक सेकंड के लिए मोटिवेशन आ सकता है, दूसरे सेकंड के लिए वो गायब भी हो सकता है. अगर तुम अपने मार्क्स देखो लास्ट ईयर की, तो फिर तुम एक पल के लिए मोटिवेशन आ भी जाए, लेकिन दूसरे दिन क्या करोगे, फिर से वही देखोगे. अगर एक ही चीज रोज रोज देखते रहोगे तो तुम्हें एक बार के लिए वो बोरिंग लगने लगेगी. अगेन तुम्हारा स्लीप शेड्यूल देखो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें 5 बजे उठ के ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा और 12-12 बजे तक तुम्हें जाग के लिखना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा. ऐसी कोई बात नहीं है. तो तुम 6 बजे या 7 बजे उठ के भी पढ़ो एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स स्ट्रेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, यू कैन स्टिल एस दिस स्टैंडर्ड. अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं रहा तो फिर तुम्हें आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम एंड सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर स्लीप शेड्यूल. जो हमारी वैकेशन में सारी गड़बड़ हो जाती है स्लीप शेड्यूल की, यहाँ वहाँ 12 बजे तक सोने का नहीं, 1 बजे तक जगने का एंड ऑल दैट, यू शुड वर्क ऑन दैट. क्योंकि 11th इज नॉट लाइक दैट. 11th में तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास फ्रीडम भी होनी चाहिए या फिर तुम्हें पूरे दिन बस पढ़ाई में खो जाना है. इट्स नॉट लाइक दैट. तुम्हें अपने आप पर कम्प्लीटली हार्श भी नहीं होना है. Take the amount of sleep that you deserve. 6 hours of sleep, 8 hours or 7 hours of sleep is enough. उससे ज़्यादा अगर तुम सो रहे हो तो please change that cycle. And that all causes us to take stress. फिर हमें जब एग्जाम आती है तो भी स्ट्रेस होता है कि यार मेरा तो इतना बाकी रह गया, मेरा तो इतना बाकी रह गया. लेकिन अगर तुम टाइम पर कर लेते तो तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं रहता. तो पूरा दिन तुम्हें अपनी दोस्तों पे निकालोगे तो फिर खुद पर टाइम कब लगाओगे. अगर तुम्हें चाहिए कि अच्छे मार्क्स आए तो फिर अपने दोस्तों पे, गॉसिप पर, वो सब पे ध्यान देना कम कर दो. वेरी गुड थिंग टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दोस डिस्ट्रैक्शंस एंड गॉसिप्स दैट यू विल लिसन. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं. देखो, अगर तुम कर सकते हो तो ही करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी. हमारी कोई दूसरी पाथवेज हो, अगर तुम्हें कुछ दूसरा करना हो तो तुम वो भी कर सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरीवन शुड गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टेट वाइज जो एग्जाम होती है वो भी लेते हैं. अगर तुम्हें वो देना है तो दे देना. मुझ से भी वो दे ही देना फॉर अ सेफ साइड. जो तुम्हारी स्टेट की एग्जाम होती है, लाइक महाराष्ट्र के लिए MH सेट होती है, नहीं तो CUT, वो सारी एग्जाम अगर तुम्हें देनी है तो दे देना एज अ बैकअप. वरना अगर तुम्हारा फिर से कोई और पाथवे तो फिर उस पाथवे पे निकल जाना. फ्रेंड्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी उसके पीछे भागना है. देखो, अगर 100 लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी उन 100 लोगों के पीछे ही भागना है और एक से एक कर दो फिर वो तुम आबादी. तुम्हें नहीं डिसाइड हो रहा कि मैं क्या करूँ तो तुम सब कुछ ट्राई करके देखो, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें चले जाना. आगे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं. 11th में बेसिक्स अगर तुम्हें आ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर 12th में जाकर तुम्हें फिर से पूरे बेसिक्स सीखने होंगे और फिर तुम्हें करना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब दिवाली का वैकेशन बढ़ता है तभी वो 11th की बड़ी बड़ी बुक, उनसे भी ज्यादा मोटी बुक लेके घूमते रहते हैं और बेसिक्स कंप्लीट करते हैं. अगर यही चीज तुम 11th में कर लोगे तो तुम्हें 12th में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर 12th में जाके तुम्हें सब घूमता हुआ नजर आएगा. ऐसा लगेगा ये सब चीज हमने 11th में सीखी भी थी या फिर मैं पहली बार देख रहा हूं. तो अगर ये सब चीज तुम्हें नहीं चाहिए हो तो 11th में अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर देना. 4-5 बार डाउट पूछ देना, यूट्यूब पर सब देख लेना. ऐसा मत करना कि बैकलॉग ही रह जाए तुम्हारा पूरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो लोग एक साइड बैकलॉग कंप्लीट करते रहते हैं और दूसरे साइड तो सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होता है. तो मेक श्योर कि जो जो शॉर्ट्स तुम देख रहे हो, जो जो यूट्यूब चैनल तुम फॉलो कर रहे हो उसके साथ तुम चलते जा रहे हो. और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने आसपास, वो लोग क्या करते हैं कि अगर उन लोगों को वेटेज मिल जाता है ना कुछ चीज का तो वो वेटेज ले लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि पहले कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, फिर देखते हैं कि कौन सा किसका कम है, और जिसका कम होता है वेटेज वो छोड़ देते हैं. ऐसा मत करना. अगर तुम्हें 90+ चाहिए हो, नहीं तो अगर 60-70+ चाहिए हो अगेन तो यू कैन लीव इट. अब उन लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए लोग होंगे जो सबसे पहले रिग्रेट करेंगे जब उन्हें उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो 90% रखने पर अगर तुम्हें लीव करना ही है ना तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, उन टॉपिक्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, लेकिन उस चैप्टर को लीव मत करना. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.